हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और मेनलाइन आईपीओ डैम कैपिटल एडवाइजर लेके आ रहा है अपना जी आईपीओ। और ये थर्ड आईपीओ होने वाला है जो एक साथ एक ही तारीख को ओपन होने वाला है 19 दिसंबर को। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने फाइनल डिसीजन की बात करूं तो फिर से एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसे मैं स्टडी करना चाहूंगा। यानी कि ये आईपीओ भी एवॉइड वाली कैटेगरी में नहीं आता है। मतलब कि किस तरीके से रहेगी सब्सक्रिप्शन, किस तरीके से रहेगी वहां पर रैंकिंग, तो स्टार्टिंग में इसकी भी रैंकिंग हमें देखने को मिलेगी। बट किस तरीके से आएगी सब्सक्रिप्शन और कहां पर हमें मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, उसके बेस पर अपने फंड्स को मैनेज करते हुए जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो सबसे पहले कंपनी के बारे में जानते हैं। ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1993 में इन द सिक्योरिटी मार्केट, या फिर हम कहें शेयर मार्केट की ये कंपनी होने वाली है। और उसका नाम था SS कांतिलाल ईश्वरलाल शेयर ब्रोकर एंड इन्वेस्टर प्राइवेट लिमिटेड। 1994 में इस कंपनी ने अपने आप को रीब्रांड किया एज SS कांतिलाल ईश्वरलाल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। 2006 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी यानी कि IDFC ने इसको एक्वायर किया और कंप्लीट हुआ ये प्रोसेस 2008 में। एंड 2019 में IDFC ग्रुप ने अपना सारा का सारा इंटायर स्टेक सोल्ड कर दिया था टू धर्मेश अनिल मेहता एंड अदर इन्वेस्टर। और उसके बाद 2020 जुलाई से कंपनी को फिर से रीब्रांडेड किया गया एज डैम कैपिटल एडवाइजर के नाम से। ये तो थी कंपनी की बेसिक डिटेल। अब अगर हम कंपनी के काम के बारे में समझने की कोशिश करें तो ये कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक होने वाली है इंडिया की। मतलब कि कंपनी ऑफर करती है वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सॉल्यूशन इन द एरियाज ऑफ, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जिनमें आ जाता है इक्विटी कैपिटल मार्केट, मर्जर एंड एक्वाजिशन, प्राइवेट इक्विटी एंड स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एडवाइजरी। सेकंड, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज कंप्राइजिंग ब्रोकिंग एंड रिसर्च। अब सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं, जब आप डिटेल में स्टडी करोगे आपको अब पता लगेगा। कंपनी ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किए अब तक 72 ECM ट्रांजैक्शन, जिनमें 27 IPOs, 16 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट्स, 6 OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल एंड 6 प्रेफरेंशियल इश्यूज, 4 राइट इशू, 8 बायबैक्स, 4 ओपन ऑफर एंड 1 इनिशियल पब्लिक ऑफर बाय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। मतलब कि जितने भी हमारे शेयर मार्केट में बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन होती है, जो भी बड़े बड़े काम होते हैं जैसे IPOs या फिर ऑफर फॉर सेल, राइट इशू वगैरह, तो उन सब का जो भी काम होता है वो कंपनी ये मैनेज करती है। और कंपनी उसी के साथ साथ एडवाइस कर चुके हैं 23 एडवाइजरी ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग M&A, एडवाइजरी, प्राइवेट इक्विटी एडवाइजरी एंड स्ट्रक्चर्ड फाइनेंसिंग एडवाइजरी, एंड आल्सो एग्जीक्यूट कर चुके हैं ब्लॉक ट्रेड सिंस द एक्विजिशन। मतलब कि काम वाइज देखते हैं, सेगमेंट वाइज देखते हैं, तो एक अच्छा काम, एक अच्छा सेगमेंट हमें ये देखने को मिलने वाला है। कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुकी है 263 एक्टिव क्लाइंट्स को, जिनमें रजिस्टर्ड FPIs भी होने वाले हैं एक क्रॉस जियोग्राफिकल, जैसे कि इंडिया, USA, UK, यूरोप, हांगकांग, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, साउथ कोरिया, मिडिल ईस्ट एंड साउथ अफ्रीका। एज ऑफ अक्टूबर 31, 2024 कंपनी के पास 121 एम्प्लॉयज की टीम होने वाली है। और इनकी हुली ओन्ड सब्सिडरी डैम कैपिटल USA INC इनकॉर्पोरेट होने वाली इन USA न्यूयॉर्क में एंड रजिस्टर्ड होने वाली एज ए ब्रोकर डीलर विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। बट आप लोग कंपनी के इंटरनल रिस्क फैक्टर को इनके DRHP में जरूर स्टडी आउट कर लीजिएगा। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये IPO ओपन होने वाला है 19 दिसंबर को, क्लोज 23 दिसंबर को, अलॉटमेंट डेट 24 दिसंबर को, रिफंड इनिशिएट या फिर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटर 26 दिसंबर को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 27 दिसंबर की, फेस वैल्यू 2 रुपीज पर शेयर की। प्राइस की बात करते हैं तो हमें अप्लाई करना है 283 रुपीज पर शेयर। 269 को अवॉइड कर दीजिएगा क्योंकि ये IPO इजिली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। 53 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है।
टोटल इशू साइज है 840.25 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है OFS, यानी कि कंपनी का सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट हमें कंपनी का पूरा ऑफर फॉर सेल देखने को मिलने वाला है। BSE NSE दोनों पर ये IPO लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, HNI में 15% का होने वाला है। लॉट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लॉट पड़ेगा 53 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,999 रुपीज की। स्मॉल HNI में मिनिमम 40 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,09,986 रुपीज की। बिग HNI में 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,04,933 रुपीज की। अब अगर हम कंपनी के प्रोमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर धर्मेश अनिल मेहता, सोनाली धर्मेश मेहता एंड बूम बकेट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इश्यू होल्डिंग की 45.88% की, जो पोस्ट इश्यू और भी ज्यादा कम हो जाएगी। ऑलरेडी कंपनी के पास मेजोरिटी नहीं थी और पोस्ट इश्यू और भी ज्यादा कम हो जाएगी, तो ये हमारे पास कंपनी का अनदर मेजर नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, यानी कि इनके मेन मुद्दे की, तो सबसे पहले टोटल एसेट 2022 में थे 166 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच चुके 214 करोड़ के। हालांकि 2023 में 1200 करोड़ के होने वाले थे, जहां पर हमें काफी बड़ा डी ग्रोथ देखने को मिला, जो हमारे एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। रेवेन्यू 2022 में था 94 करोड़ का, 2023 में फिर से डिप देखने को मिला, 85 करोड़ के रह चुके थे, बट 2024 में 182 करोड़ तक पहुंच चुके थे। काफी अच्छा बाउंस बैक किया और काफी अच्छी ग्रोइंग रेट हमें यहाँ पर देखने को मिली। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 21 करोड़ का, 2023 में अच्छा खासा डिप देखने को मिला और 8 करोड़ के रह चुके थे, बट 2024 में फिर से काफी बड़ा बाउंस भी किया और 70 करोड़ के हमें देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि काफी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। नेट वर्थ 162 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 148 करोड़ का, टोटल बोरिंग कंपनी के ऊपर 4.93 करोड़ की मामूली सी होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, हालांकि हमें थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी देखने को मिली है, बट जिस तरीके से शेयर मार्केट ने ग्रो किया है और जिस तरीके से काफी सारे बड़े बड़े इश्यूज हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो आईपीओ के हो या फिर वहां पर हमें राइट इशू, ऑफर फॉर सेल वगैरह सब कुछ देखने को मिल रहा है, तो वहां पर इस कंपनी ने अच्छा खासा ग्रो किया और वहां पर हमारे मन में शंकाएं होनी कम है कि कहीं एकदम से आईपीओ आने से पहले कंपनी के प्रॉफिट कैसे इंक्रीज हो गए। तो उस वजह से, क्योंकि हम शेयर मार्केट को रेगुलरली ट्रैक करते रहते हैं, तो जहां पर वो शंका वाला पॉइंट इतना ज्यादा हमारे मन में नहीं आता है। तो ओवरऑल में अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं क्यों आ रहा है ये आईपीओ, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के पास एक भी पैसा नहीं जाएगा और वो सारा का सारा जाएगा प्रमोटर्स की जेब में, तो उसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होने वाला है। अब अगर हम कंपनी को फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2000.41 करोड़ की, ROE 54% का अच्छा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 45% की अच्छी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 38% का काफी अच्छा है, प्राइस टू बुक वैल्यू 12.76 की, ईपीएस प्री आईपीओ 9.98 की, ओके है, पी 28 की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं, तो वहां पर अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। पीयर टू पीयर ग्रुप में अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर सबसे पहले आईसीआईसी सिक्योरिटी, जिसका पी है 15 का, आईआईएफएल सिक्योरिटी 16 का पी, जेएम फाइनेंशियल 21 का पी, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल 17 का पी। अगर हम पीयर कंपटीटर से कम्पीट करने की कोशिश करते हैं, तो उसके बेस पर हमें ये आईपीओ महंगा आते हुए देखने को लग रहा है। बट अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं, तो आज के टाइम पर इसका जीएमपी 47% के करीब का देखने को मिलने वाला है। बट अगर हम बात करते हैं वैल्यूएशन वाइज बेस्ड ऑन 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, क्योंकि जिस तरीके से जहां पर हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, तो वहां पर ये आईपीओ ना ही सस्ता रहा है ना ही महंगा रहा है, मतलब कि फुली प्राइस्ड होने वाला है। बट हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।